हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें हमने पहला अनुप्रयोग करा दिया था आपको पिछले लेक्चर में। उसमें हमने पढ़ाया था कि कोई तार दिया है आपको एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध कराया था हमने। ठीक है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में सिद्ध करा दिया था और आज हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 करा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर। अचालक और चालक चादर जो होती है, देखिए पहले तो आप इनमें फर्क समझ लीजिए। आज हम ये डेरिवेशन करा रहे हैं, इसका जो डेरिवेशन प्रूफ हो क्या आएगा, गॉस प्रमेय की सहायता से करा रहे हैं। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे हैं। ठीक है, गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है आज आपका। ये डेरिवेशन सिद्ध होकर आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अचालक चादर और चालक चादर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, अचालक चादर जो होती है उस पर जब जैसे हम आवेश देंगे, ये सपोज कीजिए अचालक चादर है, तो इसमें जो आवेश है वो इसके आंतरिक पृष्ठ पर फैल जाता है ऐसे। अचालक चादर में, अचालक चादर में आवेश आंतरिक पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और अगर चालक चादर है, ठीक है, जैसे ये कोई चालक चादर है, तो जैसे इसको आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश एकदम तुरंत बाहर फैल जाएगा, क्योंकि ये कैसी है, चालक है, कंडक्टिव है। ये कंडक्टिव है, ये नॉन कंडक्टिव है। कंडक्टिव जो होती है उस पर आवेश देने पर सारा आवेश बाहर फैल जाता है, ये देखिए बहुत तेजी से बाहर फैला लेगी। नॉन कंडक्टिव जो होती है उसमें जो आवेश होता है वो बाहर नहीं फैलता, आंतरिक पृष्ठ पर फैलता है। ओके, तो आज हम आपको सिखा रहे हैं अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से। इससे अगले लेक्चर में हम चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसे देखेंगे। अब आप सबसे पहले आपको बनाना होगा एक अचालक चादर बनाएंगे आप। सपोज कीजिए ये एक अचालक चादर है, ये एक अचालक चादर है। ठीक, ये एक अचालक चादर इस टाइप से ले सकते हैं आप। ये अचालक चादर है, ये ऐसे। जब इसको बोर्ड पे निर्मित करेंगे तो इस टाइप से ये ऐसे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, रचना जो होगी वो ऐसे बनाई जाएगी, वैसे ये ऐसे रखी है। ठीक, अब इस चादर के निकट इधर जितनी दूरी पर उतनी ही दूरी पर इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है हमें गॉस प्रमेय की सहायता से। ऐसे देखिए, जैसे ये चालक चादर है तो इसके निकट जितनी दूरी पर इधर उतनी दूरी पर इधर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके निकट हमने r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। ठीक, जितनी दूरी पर इधर माना उतनी दूरी पर इधर एक अन्य बिंदु मान लीजिए, ये P डैश। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, क्योंकि जितना इधर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उतना इधर करेगा, क्योंकि आवेश इसके आंतरिक पृष्ठ पर समान रूप से फैला है। कैसे फैला है, जब हम इसे आवेश देंगे तो ये अचालक चादर है, तो ये आवेश आंतरिक पृष्ठ पर समान रूप से फैला लेगी। ये प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश इसके आंतरिक पृष्ठ पर फैल गया, समान रूप से फैला गया। इसका मतलब इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। देखिए, आपको पहले चैप्टर में मैंने समझाया था कि आवेश के 3 प्रकार के घनत्व होते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व जो पिछले डेरिवेशन में यूज हुआ था, जब आवेश किसी लंबे तार पर फैल जाता है तो उस पर जो आवेश का रेखीय घनत्व अप्लाई होता है, और जब आवेश किसी पृष्ठ पर फैल जाएगा तो उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका मीन्स है इस प्लेट के, अचालक प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये आपको मैंने पहले चैप्टर में करा दिया था। ठीक, अब ये अचालक चादर है, जब इसको आवेश दिया तो उसके आंतरिक पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया, अर्थात इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस अचालक चादर के निकट r दूरी पर बिंदु P मान लेते हैं, और उसी की सीध में दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश मान लेते हैं। यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं हम किसकी सहायता से निकाल रहे हैं, गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग चल रहा है, और गॉस प्रमेय
गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होती है, पिछले डेरिवेशन में भी बताया था। तो यहां पर सबसे पहले यहां वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु P और P' से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी, P और P' से गुजरते हुए मैं गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूं। ये मैंने गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ये देखिए बेटे, किसी भी टाइप का, किसी भी आकृति का बना लेंगे, क्योंकि ये चादर की आकृति नहीं पता है कैसी है ये। ठीक, बेलनाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, तो मैंने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये लो, ठीक, एरिया हम ए लिख देंगे बाद में, कैसी भी प्लेट है उसका क्षेत्रफल लिख दिया जाएगा। ठीक, आयताकार है तो L × B हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये P पॉइंट है बच्चों, ये P' पॉइंट है। ठीक, यहां वैद्युत क्षेत्र निकालना है आपको, जितनी दूर इधर उतनी दूर इधर। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपने बिंदु P और P' से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक, अब इसके बिंदु P पर और P' पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जहां वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव बना लेंगे। तो यहां पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव ये बना लिया, dA। सिमिलरली इसी प्रकार यहां पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA। ठीक, अब जो बेलनाकार पृष्ठ होता है उसमें दो तरह के पृष्ठ होते हैं, वृत्तीय और वक्र। दो वृत्तीय पृष्ठ है इसमें, एक ये पड़ेगा, एक ये पड़ेगा। एक वक्र पृष्ठ है इसमें, ये रहा। ठीक है, एक वृत्तीय, दो वृत्तीय हो गए, और वक्र ये पूरा एक है। तो इसमें दो तरह के पृष्ठ हैं, तो एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मैंने यहां बनाया, एक मैंने यहां बनाया, एक वक्र पृष्ठ पे भी बना लो। ठीक है, इसका भी मन रह जाएगा वक्र पृष्ठ का। तो मैंने एक अल्प क्षेत्रफल अवयव यहां पर बना दिया, dA। ठीक है बेटे, अब देखिएगा धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसे जाता है। वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, ऐसे दूर भागेगा इससे। तो ये वैद्युत क्षेत्र होगा, यहां पर भी ये वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है बेटे, यहां अगर आप देखेंगे तो इसको अब अगर आप हाफ हाफ मान लें डिवाइडेड, क्योंकि जो आवेश है वो समान रूप से फैल रहा है, तो जितना इधर होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, जितना वैद्युत क्षेत्र इधर करेगा उतना ही इधर करेगा। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र ये होगा E वेक्टर। बताइए बेटे, समझ में आ गया क्या? ये वैद्युत क्षेत्र हो गया E वेक्टर। अब आप इसमें ये देखेंगे जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव माना है तो इसका क्षेत्रफल सदिश देखिए, तो वैद्युत फ्लक्स निकाल, गोस परमे से पहले क्या निकलता है, वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स के लिए रिक्वायरमेंट है क्षेत्रफल सदिश की। तो यहां पर अल्प क्षेत्रफल अवयव dA है, इसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगा, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर। यहां पर भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये भी ऐसे होगा, dA वेक्टर। यहां पर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये ऐसे होगा ऊपर, क्योंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव मैंने ऐसे माना, ऐसे जाएगा। तो यहां पर बिंदु Q पर क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, ये dA वेक्टर। क्लियर बेटे? अब आप देखिए बिंदु P पर अगर देखें E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों समदिश हैं। बिंदु Q पर अगर P' पर अगर आप देखें बिंदु P' पर, तो यहां पर भी E वेक्टर और dA वेक्टर समदिश हैं। बिंदु Q पर अगर आप देखें तो यहां पर देखते हैं E वेक्टर और dA वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालने हैं, वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि गोस प्रमेय की सहायता से निकालने हैं, तो गोस प्रमेय तो विद्युत फ्लक्स को ही निकालते हैं। तो पहले वैद्युत फ्लक्स देखते हैं, चूंकि अल्प क्षेत्रफल अवयवों से, इससे पहले बच्चों आपको माना में अपने आप बना के लिखना है जो चित्र में हो रहा है। क्या लिखोगे, माना एक समतल आवेशित अचालक प्लेट जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा एक समान रूप से वितरित है, वितरित मींस फैला है। इस प्लेट के निकट बिंदु P पर और उतनी ही और दूसरी साइड में दूसरी ओर बिंदु P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह निकालने के लिए बिंदु P और P' से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। इस गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P और बिंदु P' तथा बिंदु Q पर अल्प क्षेत्रफल अवयव dA मान लेते हैं। ये आपने माना अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दिया। ठीक है, रटना नहीं है, चित्र देखिए स्वयं बना ली, और जरूरी नहीं है जैसे मैंने बोला है ऐसे ही लिखना है, जो भी आपके समझ में आ रहा है चित्र देख के वो आप अपनी लैंग्वेज में माना लिख दो। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अल्प क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले अल्प क्षेत्रफल अवयवों से चलेंगे बेटे, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ का एक साथ नहीं निकलता, पहले अल्पांश का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू d phi e
पॉइंट P के लिए प्लस d फाई E पॉइंट P डैश के लिए प्लस d फाई E पॉइंट Q के लिए, ठीक है, पॉइंट Q के लिए, P के लिए, P डैश के लिए और पॉइंट Q के लिए। अब ये हो जाएगा बेटे d फाई E इज इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स का सूत्र E dA cos थीटा। तो पॉइंट P पर देखिए, पॉइंट P पर E और dA समदिश हैं, तो यहां पर आ जाएगा बेटा E dA cos 0 समदिश हैं। P डैश पर देखिए समदिश हैं, तो E dA cos 0 प्लस Q पर देखिए, Q पर लंबवत हैं, तो यहां पर आ जाएगा बिंदु Q की बात चलिए बेटे, Q के लिए E dA cos 90। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या? ठीक है, बिंदु P पर समदिश है E dA cos 0, बिंदु Q पर समदिश है E dA cos 0, समदिश मींस एक ही दिशा में है तो एंगल 0 डिग्री होगा। यहां पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो 90 डिग्री आ गया E dA cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला जो विद्युत फ्लक्स है बिंदु Q से निर्गत विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये बचा बेटे d फाई E इज इक्वल टू बचेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E dA E इंटू dA प्लस E इंटू dA, ओके। तो ये आ जाएगा बच्चों d फाई E इज इक्वल टू इंटू dA प्लस E इंटू dA 2E dA, ओके। तो ये विद्युत फ्लक्स आ गया अल्प क्षेत्रफल अवयवों का। अब कुल निकालिए, इसलिए कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है बच्चों। इससे आगे मैं यहां पर करता हूं, ये चित्र मिटाना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों जैसे मैं पढ़ाया करूं आपको, साथ साथ रफ कॉपी लेकर बैठे और साथ साथ मेरे चित्र आप भी बनाया करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और समझने में आसानी रहती है, ठीक है। फिर मेरे कराने के बाद उसे खुद अपने आप करके देखें रफ पर, फिर उसके बाद उसे फेयर पर करें, तो आपके साथ साथ सारा याद होता चला जाएगा। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, d हटाओ, इंटीग्रल ले आओ। इंटीग्रल किस पर आएगा, जिसके साथ d है, और d देखे चित्र में, सॉरी सूत्र में d किसके साथ है, a के, तो d हटेगा तो इंटीग्रल यहां आ जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू 2E, फाई इज इक्वल टू 2E, d हटाया इंटीग्रल ले आया, इंटीग्रल में dA फॉर टोटल सरफेस, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत। इंटीग्रल ऑफ dA फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू a, इंटीग्रल ऑफ dA फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू a मींस जो प्लेट थी वो उसका क्षेत्रफल। अब यहां पर जो क्षेत्रफल, प्लेट बेलनाकार है तो बेलन का क्षेत्रफल, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ dA फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू a, और ये लो जी यहां पर रख दो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा फाई E इज इक्वल टू 2E, इसके रिप्लेस हमने लिख दिया a। आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए फाई को आप लिख सकते हैं गोस प्रमेय से, क्योंकि गोस प्रमेय की सहायता से निकाल रहे हैं हम ये वैद्युत क्षेत्र। गोस प्रमेय से, गोस प्रमेय में मैंने सिद्ध कराया था आपको, फाई इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई E के रिप्लेस इसको रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, ठीक है बेटे। यहां से E को अलग कर लो, क्यों कर लो, क्योंकि E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहां ले आइए, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब Q अपॉन A क्या होता है बच्चों, Q अपॉन A इज इक्वल टू होता है, Q अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो पाठ 1 में पढ़ाया था मैंने। अगर आवेश पृष्ठ पर फैल जाए तो उसे बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, Q अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहां रख देंगे, तो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मात्रक होता है इसका न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध हो गया गोस प्रमेय की सहायता से। क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार और देख लीजिए आप, सबसे पहले चित्र तो मिट गया है, तो आप अपने चित्र को जो आपने रफ पर बनाकर देखा है उसमें देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चादर बनानी है, ये एक चादर है, इस चादर के निकट इधर और इधर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जितनी दूरी पर इधर उतनी दूरी पर इधर। तो ये निकालने के लिए बेटा आपने क्या करा, एक चादर बनाई, चादर पर आवेश मान लिया प्लस Q आवेश वितरित है एक समान रूप से, मींस उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट बिंदु P है, जितनी दूरी पर इधर बिंदु P है उतनी दूरी पर इधर बिंदु P डैश है।
P और P डैश से गुजरते हुए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं, ठीक है, और वहां पर अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्प क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi इक्वल टू d phi ऑफ पॉइंट P प्लस d phi ऑफ पॉइंट P डैश प्लस d phi ऑफ पॉइंट Q। तो ये हो जाएगा बेटा, पॉइंट P पर देखिए आप E और DA समदिश हैं, अपने चित्र में देखिए E और DA समदिश है तो EDA cos 0, यहाँ पर भी समदिश है EDA cos 0, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो EDA cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, सब खत्म। तो d phi इज इक्वल टू EDA प्लस EDA, तो d phi इज इक्वल टू 2E इंटू DA। ये आ गया वैद्युत फ्लक्स अल्प क्षेत्रफल अवयव का। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकालने के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, d हटाइए इंटीग्रल ले आइए, phi इज इक्वल टू 2E इंटीग्रल में आ गया DA फॉर टोटल सरफेस, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए। अब पूरा पृष्ठ जो है हमारा, उसका एरिया आपने a मान लिया, इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल टू a, इसके रिप्लेस a रख दिया बेटा। तो फाई को आप लिख सकते हैं गॉस थ्योरम से, फाई इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। तो e इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपॉन में ले आएंगे तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, q अपॉन a इज इक्वल टू सिग्मा, तो e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको आप एक बार रफ पर करके देखिए, फिर अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कीजिए, ठीक। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर PDF डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड करके भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बहुत है। गॉस प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू सो मच।